नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम राज्य व्यवस्था के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, संविधान संशोधन, जहां से निश्चित है कि हर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है और हमें सारे संविधान संशोधन को नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ कुछ ही संविधान संशोधन को पढ़ना है, जिससे हमारा जो प्रश्न है वो सॉल्व हो सके और जहाँ से सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी संविधान संशोधन उठा के पढ़ लिया। 10वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो क्या मतलब है, जिसमें दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 42 से पूछा जाता है, 44 से पूछा जाता है, प्रथम संविधान संशोधन से पूछा जाता है। तो ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम देखेंगे और डिटेल में हम चलते जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो मुश्किल से हमें 10 से 12 प्रमुख संविधान संशोधन को पढ़ना है और वहीं से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम संशोधन अधिनियम 1951। इसमें क्या कहा गया था कि संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूचियाँ थीं, लेकिन ठीक 1950 में हमारा संविधान लागू होता है और 1951 में तुरंत हम क्या करते हैं कि 9वीं अनुसूची को जोड़ते हैं। तो इस 9वीं अनुसूची में क्या था, तो इसमें था कि सर्वोच्च न्यायालय में आप न्यायिक पुनरावलोकन की जो मतलब कुछ ऐसे विषय थे जिनको न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। ठीक है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन। अब इसको देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखूंगा। जैसे मान लीजिए प्रथम है तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऐसे में लिखूंगा अब आगे चल करके शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको मैं यहाँ से ऐसे कर दूंगा ताकि फर्स्ट लगे ये। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1951 में आया, संविधान लागू होने के ठीक 1 साल के बाद। क्या हुआ इसमें, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। ठीक है, अच्छा आगे क्या हुआ, तो इसमें कुछ ऐसे विषय थे जिनको सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया था। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इन पर क्या कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा का मतलब कि इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, कब हुआ था, तो 1959 में। क्या हुआ इसमें, तो इसमें हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की 4 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश को में विभाजित किया गया था। तो इसमें क्या याद रखना हमें कि 14 हमारा स्टेट बना प्लस 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना। इसको आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। आगे देखते हैं। आगे है हाँ ये वाला 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, ये हुआ था आपका 1967 में। इसमें क्या किया गया, तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में
स्वीकार किया गया था। ठीक है, यानी कि सिंधी भाषा को क्या किया गया, हमारी जो 8वीं अनुसूची जिसमें लैंग्वेज की हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें हम 15वीं भाषा जो हमारी बन करके आई थी, 15वीं भाषा वो सिंधी थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि इसके पहले सिर्फ 14 भाषाएं थीं, अभी तो 22 हो गया है। अभी आगे भी हम बताएंगे कि मतलब कैसे कैसे कौन कौन सा हुआ था। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि वो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं मतलब भाषा माना गया था। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। तो आगे है, हाँ ये 36 वाला इम्पॉर्टेंट है। 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या हुआ, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1975 में। 1975 में हुआ क्या इसमें, तो भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम अभी पूर्ण राज्य हमारा था नहीं, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में जब हुआ तो उसमें क्या किया गया कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। एक 35वां संविधान संशोधन भी है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको 36वां याद रखना है। तो क्या हुआ इसमें, तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं समझाऊंगा भी और इसमें थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे भी। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको अब तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा बदलाव किया गया था। लेकिन जो जहाँ से मतलब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो आपको 3 शब्द याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो 3 शब्द कौन कौन सा है, तो एक है समाजवादी। ठीक है, पहला। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा क्या था, अखंडता। ये 3 शब्द आपको याद रखना है, विश्वास करिए ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अभी असिस्टेंट कमांडेंट CAPF में भी ये पूछा गया था। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ इसमें, और इसमें भाग 4 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 4 का, ठीक है, क्या हुआ इसमें, तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 हैं। ठीक है, और एक बात इसमें हुआ था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। इसके पहले राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हुआ करते थे, लेकिन ये अमेंडमेंट करके राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ठीक इसके 2 साल के बाद। वहाँ पे हम 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 पे आ जाएंगे, 76 में 2 जोड़ेंगे तो 78 पे आ जाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ कि राष्ट्रपति के द्वारा जो विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति इसमें प्रदान की गई थी। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति मिली।
मतलब कि अगर राष्ट्रपति महोदय के पास कोई भी विधेयक अगर जाता है तो 44वां संविधान संशोधन 1978 होने से पहले वो मैंडेटरी था कि उनको साइन करना है। लेकिन इसके बाद क्या हो गया कि राष्ट्रपति महोदय के पास एक शक्ति मिल गई कि आप क्या कर सकते हैं कि एक बार आप विधेयक को आप संसद में भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो विधेयक फिर से अगर आपके पास आता है तो आप एकदम बाध्य हो जाएंगे, आपको हस्ताक्षर करना ही करना है, ठीक है। ऐसे आपको याद रखना है। फिर और क्या किया गया इसमें, तो और राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, एक मिनट, अपाल हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या था, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति ये एक शब्द हुआ करता था, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन जब किया गया तो उसमें क्या किया गया कि इसके स्थान पर अब एक नया शब्द जोड़ दिया गया था, क्या, सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह, ये शब्द जोड़ा गया इसमें, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें, अच्छा रुकिए इसी पेज पर बताना पड़ेगा, इसी पर बताता हूँ। एक मिनट, अगले पेज पर ही ले, क्योंकि 2 पॉइंट अभी इसमें बचा हुआ है, 2 पॉइंट इसमें बचा हुआ है। तो 2 पॉइंट तो हमने देख लिया, 2 पॉइंट और इसमें है जो कि पूछा जाता है। देखिए पूछने वाला ये प्रश्न मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि फालतू का मतलब पढ़ाने से कोई मतलब है नहीं, ठीक ना, समय नुकसान होगा आपका भी और मेरा भी, कोई मतलब नहीं है। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या आपको याद रखना है इसमें 44वां संविधान संशोधन में, कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा समाप्त करके इसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। यानी कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये क्या हुआ करता था, ये हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य हुआ करता था। इसको चेंज कर दिया गया, क्या इसको बना दिया गया, इसको एक विधिक अधिकार, यानी कि ये कानूनी अधिकार बन गया ये, ठीक है। ये आपका मूल अधिकार नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो संपत्ति का अधिकार हमारा मूल कर्तव्य हुआ करता था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ बनानी थी तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होता था, ठीक है। तो उन्होंने अमेंडमेंट किया, 44 अमेंडमेंट 1978। उसमें क्या किया गया कि संपत्ति का अधिकार को मूल कर्तव्य, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, मूल कर्तव्य, रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मूल कर्तव्य नहीं मूल अधिकार है, मूल अधिकार, ठीक है। ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ये, फंडामेंटल राइट है ये, ठीक है। हाँ, तो मूल अधिकार से इसको बाहर निकाल करके इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि ये आपका ये कानूनी अधिकार है। जैसे मान लीजिए आप कोई मकान बना लेते हैं और उस मकान से होकर के गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज अगर जाती है तो अब चूँकि ये आपका विधिक अधिकार है, ठीक है, लीगल राइट है, तो इसमें आपके साथ गवर्नमेंट आपको कुछ मुआवजा दे करके वो प्रॉपर्टी जो है एक्वायर कर सकती है, जैसा कि होता भी है। लेकिन अगर वही आपका मूल अधिकार होता है तो गवर्नमेंट नहीं कर पाती बिना आपकी इजाज़त के, ठीक ना, इसलिए इसको ऐसा किया गया था। फिर एक पॉइंट और आपको याद रखना है इसमें 44 अमेंडमेंट में, कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
क्या हुआ, तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि 20 और 21 ये आपके सस्पेंड नहीं हो सकते, निलंबित नहीं हो सकते हैं, निलंबित नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि बाकी जितने भी आपके आर्टिकल होंगे वो तो सस्पेंड हो जाएंगे फंडामेंटल राइट के। ठीक है, लेकिन 20 और 21 आपका नहीं होगा। ओके, तो ये 44वां संविधान संशोधन था, ये हो गया हमारा। फिर इसके बाद हाँ, ये 52 वाला इम्पोर्टेंट है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ कि संसद प्लस राज्य विधान मंडल, संसद प्लस राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, दल बदल करने के मामले में अयोग्य घोषित। ठीक है, तो ये किस अनुसूची में है, तो ये 10वीं अनुसूची है, ये 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है, और 10वीं अनुसूची में इसकी बात की गई, ऐसे थोड़ा सा ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। ठीक ना, आगे देखते हैं। ये 61वां याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, ये 1989 में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि आपका वोट करने का जो मतलब एज है ना, उसको घटा दिया गया था। पहले 21 था, 21 था। ठीक है, तो 21 से घटा करके अभी क्या है, 18 वर्ष, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 1991। इसमें क्या हुआ कि संघ शासित प्रदेश जो दिल्ली था उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, और दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। तो हमको क्या याद रखना है कि यूनियन टेरिटरी दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ठीक है, को अब क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको बना दिया गया। ठीक है, और 70 सदस्यीय विधानसभा बना दिया गया की व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो ये 69वां आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा इम्पोर्टेंट है, हाँ ये 73। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन क्या है इसमें, तो इसमें भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ करके पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। यानी कि अगर हम भाग की बात करेंगे तो भाग 9 प्लस अनुसूची 11। ठीक है, ये क्या है, तो ये इसमें हम पंचायत की बात करते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या किया गया, तो ये संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया।
इसके पहले संवैधानिक दर्जा इसको नहीं मिला हुआ था, ठीक ना। ठीक ऐसे ही 74वां भी है, 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है, तो भाग 9 क, ठीक है, प्लस 12वीं अनुसूची। देखिए संविधान में कुल 12 ही अनुसूची है, ठीक ना, ये लास्ट वाला है ये। तो इसमें क्या था, यहाँ पर जैसे हमने बात किया पंचायत का, यहाँ पर हमने पंचायत का बात किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, नगर पालिका की, ठीक है। तो ये 1 मिनट, भाग 9 को और 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ा गया, ठीक है, जोड़ा गया, इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, इसमें क्या हुआ था कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वही नगर पालिका की बात है, ठीक ना। इसमें आपको नगर पालिका याद रखना है, नगर पालिका। अरे भाई सीधी सी बात है कि शहर में क्या होती है, नगर पालिका होती है, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, पंचायत होता है, ठीक ना। तो ये हम शहरी स्थानीय निकायों की तो बात कर रहे हैं, इनको क्या किया गया था, इनको संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा इसमें दिया गया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया था, तो प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा क्या हो गया, ये मूल अधिकार बन गया, ठीक ना। यानी 1 से 5 तक आपको एजुकेशन मिलना ही चाहिए, ठीक ना। तो और क्या हुआ इसमें, तो अनुच्छेद 21 के तहत व्यवस्था किया गया कि राज्यों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दिया जाए। यानी कि 21 को ये आर्टिकल जोड़ा गया। इसमें क्या हुआ, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा दिया जाएगा। ये मतलब ये इम्पोर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था ये, तो ये 2002 में हुआ था, 2002 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखा जाए तो आगे 1 मिनट, चलिए इसी में एक और पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि इसमें एक पॉइंट और जोड़ा गया था कि 51 क, इसमें क्या है, इसमें 11 कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है। 11वां जो कर्तव्य है उसको जोड़ा गया था, ठीक है, 11वां। 10 कर्तव्य तो आपके ऑलरेडी थे, लेकिन अभी 11वां कर्तव्य भी इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आगे तो इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। एक अपने नॉलेज के लिए आप याद रख सकती हैं कि 103वां जो संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया था, EWS, ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि EWS की बात इसमें की गई है, ठीक है, जिसमें 10% आरक्षण है। बस यही हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे जिनको हमको ध्यान रखना था, और यहीं से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिवाइज़ करिए, नोट्स बनाइए, और जितना मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताया था उतना ही में से अगर आप पढ़ लेंगे तो वहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। इसके बाहर प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर को आप प्लीज़ एक बार जरूर चेक करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।